और जब वो बॉडीली चेंजेस आ रहे थे तो मुझे एक बहुत ही, जिसे हम कह सकते हैं, घिनौनी फीलिंग सी आ रही थी कि ये मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है। तो उस वक्त फिल्मी मैगजीन्स आती थी, उसमें हीरोइंस के फोटो हैं, तो मैं घंटों तक देख रही हूँ कि कहीं मेरा अट्रैक्शन हो जाए, लेकिन नहीं, हमें तो कोई और ही पसंद आ रहा है। मेरी मदर कई सालों तक इस सवाल को टटोलती रही कि उन्होंने क्या पाप किया था कि उनको एक ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा होता। अब मुझे लगा वहाँ तो डॉक्टर्स होंगे, डॉक्टर्स समझदार होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा, लेकिन वहाँ जाके चीज़ें और मुझे बदतर नजर आई। और हिंदुस्तान में ये होता है ना अंशु कि हर चीज़ की समस्या का एक ही समाधान है, वो है शादी। तो पाबंदियां डाल दी गई ताकि मैं मर्द बन सकूं। भाई हमारे समाज में तो ऐसा है कि बच्चा हो जाए तो फोन करके पहले बोलना पड़ता है लड़का हुआ कि लड़की। और ये डॉक्टर्स कर रहे थे, ये पेरेंट्स कर रहे थे, जिसकी वजह से शिकायत करने वाला कोई नहीं। एंड एक वक्त ऐसा भी आया कि व्हेन आई वांटेड टू एंड एवरीथिंग, तो मैं कहीं भी बाहर जाऊं तो हर कोई ऐसे टर्न कर करके जो है ना वो घूरता रहे। और मेरी मदर मेरे साथ रहती थी, तो वो कहती थी पहले तो वो तुमको देखते हैं, फिर देखते हैं अच्छा ये इसकी माँ है। उन्होंने मेरे साथ बाहर जाना छोड़ दिया कि अंदर क्या है ना। ये जानने में सबको बड़ी दिलचस्पी होती है। ट्रांसजेंडर ये एक जेंडर भी है और हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार है, ये हमें पिछले 11 साल पहले ही मिला है हिंदुस्तान में। बिल्कुल। अगर आप देखें टीनेज प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा, लेकिन हम सब उसे छुपा देते हैं, उनसे अनसेफ अबॉर्शन करवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिरोज टीवी पॉडकास्ट में। मैं आपकी होस्ट अंशु राजपूत और आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जो कि एक ट्रांसजेंडर वुमेन है और हमारे भारत की पहली ट्रांसजेंडर वुमेन डॉक्टर है। और आज की हमारी बातचीत बहुत खास होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बातचीत करते हैं अक्षा मैम से। कैसी हैं मैम आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं अंशु? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके बचपन के बारे में कि आपका बचपन कैसे बीता, और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपने कब अपने आप को स्वीकार किया एक ट्रांस वुमेन के रूप में, और कब आपको अब इस फीलिंग के बारे में पता चला कि आप एक लड़की के प्रति लड़की वाली फीलिंग रखती हैं, और क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और क्या कुछ आपको स्ट्रगल करना पड़ा, उसके बारे में बताइए। बहुत सारे सवाल एक सवाल में आपने जोड़ दिए, तो इसके ऊपर काफी लंबी कहानी है, लेकिन अगर शुरू से शुरू करें तो मेरा जन्म मुंबई में हुआ। वहीं पे एक चौल के अंदर मेरा जन्म हुआ, अपने माँ बाप की तीसरी संतान के रूप में। और उन्होंने तो मुझे एज अ बॉय जो है वो पाला, एक नाम दिया था। लेकिन आई थिंक इट वॉज अराउंड द एज ऑफ 3 years जब मुझे ये एहसास होने लगा कि नहीं, ये जो पहचान मुझे दी जा रही है ये कुछ तो फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे तो ये पसंद है, या मुझे लगता है कि मेरी आइडेंटिटी जो है वो एज अ गर्ल है। हालांकि ये जो शब्द है ना आइडेंटिटी और ये सारे, ये तो बहुत बाद में मिले, लेकिन उस वक्त आपको अंदर से एक चीज महसूस होती है कि नहीं, ये जिस तरह से लोग आपको पुकार रहे हैं या जिस तरह से आपसे एक एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है कि आप ऐसे बिहेव करें, ऐसे कपड़े पहने, आपको इस तरह से पुकारा जाएगा, वो कहीं ना कहीं फिट नहीं हो रहा था। एंड मुझे याद है कि उस वक्त बचपन में मैं जो हूँ अपने पड़ोस में बहुत सारी लड़कियां थी, तो उनके साथ खेलने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती थी, इसके मुकाबले कि मैं अपने जो बड़े भाई हैं या बाकी लड़के हैं उनके साथ नीचे जाकर क्रिकेट खेल। अब वो चीज किसी ने सिखाई नहीं थी, वो एक अंदर से आपके आता है कि भाई ये चीज में तो अच्छा लग रहा है, इस चीज में अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ लग रहा है कि आई एम माई सेल्फ, यहाँ लग रहा है कि नहीं है। एंड आई थिंक ये चीज और ज्यादा ऑब्वियस हो गई जब मेरा एडमिशन एक ऑल बॉयज स्कूल में हुआ, जहाँ मैंने 13 साल बिताए। और वहाँ पे जो एक आपको फीलिंग आती है ना कि नो, यू डोंट बिलोंग हियर। मेरे मतलब स्कूल लाइफ में एक भी दोस्त नहीं बना, एक भी नहीं। और वो एक मेरे लिए बहुत ही मुश्किल समय होता था जब स्कूल में जाना है, वहाँ पे घंटों घंटों बैठना है, कोई बात करने का किसी से मन नहीं होता था। एंड अनफॉर्चुनेटली टीचर्स ने भी कभी इस पे ध्यान नहीं दिया।
उनको लगता था कि हाँ, ये कुछ बच्चे होते हैं ना, ज़्यादा शांत होते हैं, अपने में रहते हैं, पढ़ाई तो अच्छे से कर रहे हैं, तो उनके लिए भी वो सब ठीक था। तो इवन ये होता था कि रिसेस वगैरह में मैं क्लास में ही बैठी रहती थी, बाहर खेलने नहीं जाती थी, या बहुत कम लोगों से बात होती थी। लेकिन हाँ, एकेडमिक ग्रेड्स बहुत अच्छे थे, तो लोगों को लगता था कि सब ठीक है। और वहीं जब मैं फिर से अपने सहेलियों के साथ आ जाती थी, तो मेरे अंदर जो है ना, वो वापस से एक वो ऊर्जा आ जाती थी कि हाँ, अब आई एम इन माय ओन वर्ल्ड। तो कहीं न कहीं वो चीज़ जो थी, वो सबसे पहले उसने एक एहसास दिलाया कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम, आई एम नॉट फिटिंग इनटू दिस, जो मुझे कहा जा रहा है कि आप हो। या उसके बाद में फिर जैसे स्कूल का एक समय बीता और फिर एक प्यूबर्टी का वक़्त आता है। जब लोगों को अट्रैक्शन होना शुरू होता है, आपकी बॉडी में भी चेंजेस शुरू होने होते हैं, एंड फॉर मी दैट वाज़ वो 10 साल की उम्र में था। और जब वो बॉडीली चेंजेस आ रहे थे, तो मुझे एक बहुत ही, जिसे हम कह सकते हैं, घिनौनी फीलिंग सी आ रही थी कि ये मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए, छोटे बच्चों में तो बहुत ज़्यादा जेंडर डिफरेंस नज़र नहीं आता। और 10 साल के बच्चे को पता भी नहीं होता और है। 10 साल की उम्र में जब आपको ये है कि अब आपकी कहीं बाल आ रहे हैं, कहीं आपकी आवाज़ चेंज हो रही है, कहीं आपका कुछ चेंज हो रहा है, तो हुँ, देन वो एक फीलिंग होती है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है और मैं इसे कैसे रोकूँ? हुँ, और वहीं पे फिर आप देखते हो कि अच्छा, अब आप जो हैं वो लड़कों के प्रति आपका अट्रैक्शन हो रहा है, होता है। जबकि बाकी जो आपके लड़के हैं उनको लड़कियों के प्रति टिपिकली अट्रैक्शन है। तो इसका मतलब कुछ तो मेरे ही साथ गड़बड़ है, क्योंकि मेरे जैसा और कोई मुझे आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। हुँ, तो मुझे लगता है कि कुछ मेरे ही साथ प्रॉब्लम है। अच्छा, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि थोड़ी लड़कियों जैसी आप हरकतें करते हैं, तो हर कोई टोकने लगता है, हुँ, आपको चिढ़ाने लगता है, आपको कई नाम दे दिए जाते हैं। हुँ, और फिर आपको, अगर हम उस एक छोटे बच्चे की मानसिकता से सोचें, तो उससे लगता है दोष मेरा ही है। हुँ, तो उस वक़्त मुझे भी लगता था कि मेरा ही दोष है और मुझे ही चेंज करना पड़ेगा, और मैं वो चेंज करने की कोशिश कर भी रही थी हुँ, कि किस तरह से मैं अपनी चाल-ढाल जो है वो ज़्यादा मर्दाना कर दूँ, बोलने का तरीका, आवाज़ को मोटी करके बोलूँ, या क्या मेरी फीलिंग्स भी चेंज हो जाएँ। हुँ, तो उस वक़्त फ़िल्मी मैगज़ीन्स आती थी, उसमें हीरोइन्स के फ़ोटो हैं, तो मैं घंटों तक देख रही हूँ कि कहीं मेरा अट्रैक्शन हो जाए, हुँ, लेकिन नहीं, हमें तो कोई और ही पसंद आ रहा है। हुँ, तो वो एक जो कोशिश थी कि जो आप वो बनना चाह रहे हो, जो आप हो नहीं, और जो आप हो वो आप दूसरों को कह नहीं सकते, हुँ, तो वो एक बहुत ही कश्मकश और घुटन वाली जगह होती है, हुँ, और उस घुटन में कई साल जो हैं वो हुँ। मैंने बिताए हैं, स्पेशली जब स्कूल का वक़्त था, उस वक़्त। और स्कूल में कोई ऐसा फ्रेंड्स नहीं था या मोहल्ले में या घर में कोई ऐसा सदस्य नहीं था जिसको जाके आप अपनी फीलिंग्स बयां कर पाए कि हाँ कि मैं ऐसा महसूस करती हूँ या मुझे इस तरह की फीलिंग्स हैं, कोई ऐसा फ्रेंड्स नहीं था? एक्चुअली ऐसी चीज़ है ना अंशु, कि इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं था। हुँ, क्योंकि जैसे अगर हम गे या लेस्बियन लोगों की बात करें, तो हो सकता है कि उनका बिहेवियर फेमिनिन ना हो। अब वो जो उनका अट्रैक्शन है, वो तो उनके मन में है, और वो जब तक किसी और को ना बताएँ, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन ट्रांसजेंडर लोगों के साथ ऐसे नहीं होता। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उस बच्चे का बिहेवियर, वो बहुत ऑब्वियस है, और नेचुरली पेरेंट्स जो उस बच्चे को इतने क्लोज़ली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उनके लिए ऑब्वियस है। जो लोग चिढ़ा रहे हैं आपको, उनके लिए वो ऑब्वियस है। स्कूल टीचर्स के लिए ऑब्वियस होता है। दिखाई सबको देता है, बात कोई नहीं करता। एंड ये एक्सपेक्ट करना उस वक़्त कि उस बच्चे वो बच्चा जो इन सबके बीच में है, वो इस पे बात करे। जो इसमें जी रहा है कि मैं तो गुनहगार हूँ, मैं तो खराब हूँ, मैं बुरी हूँ, अब वो बच्चा अपनी फीलिंग जाके किसी को बताए, वो नहीं होता। और कई बार बच्चे जो है ना, अगर हम बच्चों की साइकोलॉजी देखें, तो वो छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, ये देखने के लिए कि क्या लोग मेरी बात सुनते हैं। बिल्कुल। कि कभी जो है, मैंने सपोज़ बचपन में एज़ अ बॉय दुपट्टा ओढ़ लिया, और हुँ, मैंने देखा कि मेरी मदर का रिएक्शन क्या है। और हुँ, मैंने देखा माँ तो बहुत गुस्सा हो गई कि क्या हो रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है। तो हमें लगता है कि नहीं, अब मैं इनको क्या बताऊँ कि मुझे फीलिंग ही लड़कियों वाली आ रही है। बिल्कुल। या हम दोस्तों को देखते हैं, बात करते हैं, और हम कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि अरे वो लड़की बहुत अच्छी है और आप इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो, तो वो आपको छेड़ रहे हैं, हुँ, या पूछ रहे हैं तुम्हारे साथ सब नॉर्मल है क्या? हुँ, तो ये चीज़ें
आमतौर पे सामने हो रही होती हैं और आप रिएक्शन देख के लोग कहते हैं कि नहीं, इन लोगों के सामने तो बात नहीं हो हुँ, सकती। तो कहीं न कहीं आप एक विथड्रॉवल करने लगते हो, आप अपने ही ज़ोन में चले जाते हो हुँ, कि नहीं, कोई समझेगा ही नहीं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर उस छोटे बच्चे से अब दोबारा मिलूँ तो मैं चाहती कि वो बच्चा बात करे, हुँ, लेकिन सच्चाई ये है कि उस बच्चे ने किसी से बात करने की कोशिश नहीं की, हुँ, हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि कहीं न कहीं से हुँ, वो एक रे ऑफ होप नहीं नज़र आई उसको बिल्कुल। कि बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको मौका मिलता उस बच्चे से मिलने का, तो आप उस बच्चे को क्या कहते? मैं उस बच्चे को ये कहती कि तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। कि इस वक़्त तो लग रहा है कि अभी बहुत कि लाइफ़ में कुछ होने नहीं वाला है और बहुत अंधकार है, बहुत डिप्रेसिंग है। क्योंकि उस वक़्त मैं जब अपने पास्ट में जाकर सोचती हूँ, मुझे लग रहा था कि यार सबकी ज़िंदगी नॉर्मल है, सबकी ज़िंदगी में खुशी है, सबकी लाइफ़ सेट है, बस मेरी ये साथ ये प्रॉब्लम है और मेरे जैसा कोई नहीं है। तो कहीं न कहीं अगर हमें उस वक़्त ये आश्वासन मिले कि हम भी नॉर्मल हैं और हमारे जैसे और भी बहुत लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, और लोग हैं जिनको दूसरी लाइफ़ में परेशानियाँ हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और अभी है, इश्यू है, अभी प्रॉब्लम है, लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। कहीं न कहीं अगर उस वक़्त हमें ये एश्योरेंस मिलता, ये आश्वासन मिलता, तो शायद उतनी सफ़रिंग नहीं होती। क्योंकि सफ़रिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स इज़ इन आवर माइंड। हम असल में नहीं सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन ये सोच के कि ना आगे जाके परेशानी होगी, मैं अगर बाहर घूमने चले जाऊँ, लोग मुझे घूरेंगे, देखेंगे, मेरे बारे में पीछे-पीछे बात करेंगे। ये सोच-सोच के ही आधे तो हम ऐसे ही मर जाते हैं। तो अगर वो आश्वासन उस बच्चे को कहीं से भी मिलता, चाहे टीचर से, फ्रेंड से, पेरेंट्स से, तो आई थिंक उस बच्चे की लाइफ़ बहुत बेहतर हो सकती। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जब तक हम किसी और से नहीं मिलते तब तक हमें ऐसा लगता रहता है कि हम ही ऐसे हैं या हम में कोई खराबी है। इनफैक्ट मुझे भी ऐसा लगता है कि लगता था, अब नहीं लगता है कि जब तक मैंने अपने जैसे और लोगों को नहीं देखा था कि मेरे साथ ही हुआ है, मैं सबसे अलग दिखती हूँ या मेरे साथ ही क्यों हुआ, तो तब तक जब मैं और लोगों से मिली तो मुझे लगा कि नहीं, और भी लोग हैं मेरे जैसे। तो मैं आगे आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपने अपने पेरेंट्स से कहा या कभी आपने बताने की हिम्मत करी कि मैं ऐसी फीलिंग रखती हूँ, तो उस टाइम पे आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? क्या पेरेंट्स ने आपको अपनाया या फिर आपने कुछ और कदम उठाया? मैं इसका जवाब दूँगी, लेकिन उसके पहले एक चीज़ और एड्रेस कर दूँ, और वो ये है ना कि जो हमने कहा कि जैसे आपको भी ये लगता है कि क्या मेरे ही साथ कुछ गलत है या मैंने ही कुछ गलत किया, जिस ये हमारे पॉप कल्चर में हम बात करते हैं कर्मा इज़ अ बिच, और ये इतना सुनते हैं, बड़ा ही कूल लगता है ये कहना कर्मा इज़ अ बिच, कर्मा इज़ अ बिच, कि आप गलत करोगे तो आपके साथ गलत होगा। तो जब हमें लगता है कि अच्छा हम ऐसे पैदा हो गए तो हमने भी कोई गलती की थी। मेरी मदर कई सालों तक इस सवाल को टटोलती रही कि उन्होंने क्या पाप किया था कि उनको एक ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा हो गया। क्योंकि ये चीज़ें होती हैं, तो कई बार इस थॉट को भी निकालना, पहली बात तो ये कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है ना? मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे लोग लड़के पैदा हो रहे हैं, लड़कियाँ पैदा हो रही हैं, वैसे ही ट्रांसजेंडर भी पैदा हो रहे हैं। तो मुझे आज की डेट में तो मैं कहती हूँ, कुछ गलत ही नहीं है। तो ये सोचना कि मेरे साथ गलत क्यों हुआ, या मेरी माँ का ये सोचना कि उन्होंने क्या काम किया तो ऐसे हो गया। आई थिंक इस थॉट को निकाल देना बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे हैं, बिल्कुल ठीक है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये थॉट जो है कि हम जो हैं, इसको मेडिकल साइंस ने कई सालों तक एक बीमारी का रूप दे दिया। देखिए, जब हमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आती ना, तो हम उसको बुरा बना देते हैं। जैसे एक महिला होना ही पाप माना जाता था। चाहे वो हम क्रिश्चियनिटी की भी बात करें या दूसरे धर्मों की भी बात करें। अब एक जो है महिला अगर पढ़ने चले जाए तो भी पाप हो जाता था। तो वो एक मानसिकता थी। तो उस ज़माने में एक ट्रांसजेंडर होना या गे होना, मेडिकल साइंस कहता था कि एक मानसिक रोग है। कानून कहता था सेक्शन 377 कि आप तो अपराधी हैं। टेक्स्ट बुक में लिखा था आप सेक्सुअल परवर्ट हो। है ना? हर किस्म से समाज आपको कह रहा है कि आप ही गलत हो, आप दोषी हो, आप आरोपी हो। उस सिचुएशन में इंसान कैसे आगे बढ़ता है? और ये मेरे साथ तब हुआ जब अंशु मैं मेडिकल स्कूल में गई।
तो देखिए अब स्कूल का तो जैसे तैसे वक़्त निकल गया, बहुत पढ़ाई की, मेरिट लिस्ट में आ गए, बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया। अब मुझे लगा वहाँ तो डॉक्टर्स होंगे, डॉक्टर्स समझदार होते हैं, पढ़े-लिखे लोग होते हैं, उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा, लेकिन वहाँ जाके चीज़ें और मुझे बदतर नज़र आई, क्योंकि अब वो हर चीज़ को एक बीमारी की लेंस से देखते हैं। और ये एक्सपीरियंस शायद आई थिंक सर्वाइवर्स का भी रहा होगा कि जब आप जा रहे हैं वहाँ पे किसी डॉक्टर से बात करने के लिए, तो रादर देन एज़ अ पर्सन आपको आपकी बीमारी से या ये केस इस चीज़ का केस है, ये आपको कहा जाता है कि ये डायबिटिक है, ये हाइपरटेंसिव है, ये कैंसर पेशेंट है। और कहीं न कहीं हमारी आइडेंटिटी उस बीमारी तक ही रिड्यूस रखती जाती है। और उसे एक हमेशा कि किस तरह से इसको ठीक किया जाए, करेक्ट किया जाए, है ना? किस तरह से इस पे सर्जिकल स्ट्राइक की जाए। हम बस यही वो डॉक्टर सोचते रहते हैं। तो जब मैं उस मेडिकल स्कूल में गई, तो मैंने देखा यहाँ तो मेल है, फीमेल है। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं है। इनफैक्ट जब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम जब पहले दिन जाते हैं मेडिकल स्कूल में, उसी दिन हमें कैडावर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है कि जो कि लाशें हैं जिनके ऊपर मेडिकल स्टूडेंट सीखते हैं। एंड अंशु, क्या आप यकीन करोगे कि कोई कैडावर ट्रांसजेंडर नहीं होता। वो सिलेक्शन ऑफ द कैडावर ऐसा है कि वो कहते हैं हमें नॉर्मल लोग चाहिए। कोई कैडावर आज तक मुझे डिसेबल्ड नहीं मिला, कोई कैडावर वहां पे ट्रांसजेंडर नहीं मिला। तो हम कहते हैं कि हमारी तो कहीं ना कहीं गिनती कैडावर में भी नहीं हो पा रही। और अगर हम स्टूडेंट्स को यही पढ़ा रहे हैं कि ये नॉर्मल इंसान का शरीर है, तो हम जैसे शरीर के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। बिल्कुल। और वो फर्स्ट डे से उस बच्चे को बताया जा रहा है कि ये नॉर्मल है। और जब हम कहते हैं कि ये नॉर्मल है, ये बक्सा नॉर्मल का है, तो उस बॉक्स के जितने भी लोग बाहर हैं वो सब एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो ये बहुत ही मेडिकल स्कूल मेरे लिए मुश्किल वक्त था, और उस वक्त मुझे मेरा बीपी बढ़ने लगा। 20 साल की उम्र थी मेरी, और उस बीपी के बढ़ने के चक्कर में जब मैंने 1-2 डॉक्टर्स को दिखाया, उस वक्त एक डॉक्टर साहब ने मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मेरे सेक्सुअल लाइफ के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, आपका क्या है? तो मैंने उस वक्त उनको बताया। अब मैं तो बहुत ही बेझिझक होकर उनको बताने लगी। वो बेचारे परेशान कि अच्छा ये कैसा केस आ गया हमारे सामने, है ना? तो मैंने उनको उनके लिए भी ये बताया। पहली बार था कि उनके आप। लिए पहली बार था, उनके ओके। लिए पहली बार था, क्योंकि ऐसे मरीज उन्होंने नहीं देखे। और मैं उन्हीं के कॉलेज में स्टूडेंट भी थी। अच्छा। ये और इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उन्होंने अपनी जो सीनियर मैडम थे उनके पास मुझे ले गए। वो बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने उस रूम से सारे दूसरे मरीजों को बाहर निकाला। फिर उन्होंने अच्छे से पूछा और फिर मैंने बताया जो भी। तो उसके बाद उस मैडम ने मुझे कहा, बेटा यू आर नॉर्मल। और वो जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे कहा कि आप नॉर्मल हो। उससे जो शांति मिली ना मुझे, वो बयान नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है। उन्होंने कहा कि हो सकता था मैं भी ट्रांसजेंडर हो जाती, बट मुझे भगवान ने लड़की पैदा कर दिया, इसको आदमी पैदा कर दिया, तो इसमें कुछ एबनॉर्मल नहीं है। बट उन्होंने कहा कि नेचुरली क्योंकि आप इस एक ऐसे समाज में हो जहाँ इसको इतनी मान्यता नहीं है, तो आप बहुत परेशान हो, बहुत तनाव में हो, जिसकी वजह से आपका बीपी भी बढ़ रहा है। तो क्यों नहीं आप जाके किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाते हो? उसके बाद मैं अपने साइकेट्रिस्ट को जाकर दिखाया। एंड वहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स बहुत बात की, बहुत दिल खोल के बात की। एंड वहाँ मुझे पहली बार लगा कि हाँ, मैं भी एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ। ये मैं अकेली नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। इनफैक्ट मैं पहली डॉक्टर भी नहीं हूँ, हमारे से पहले भी डॉक्टर्स हो चुके हैं। हालांकि सब ऐसे नहीं है कि सामने आए हैं। तो ये चीज जो है वो उसने मुझे बहुत दिलासा दिया और बहुत हिम्मत दी। अच्छा। और दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्पोक टू माय पेरेंट्स और माय फैमिली मेंबर्स। और मैंने उनको जाके बताया कि ये ऐसी चीज है, मुझे ये फीलिंग्स है और मैं एक साइकेट्रिस्ट से बात कर रही हूँ, और अब मुझे अपना ट्रांजिशन भी करना। ये कितने मुझे साल पहले की बात है? ये 20 साल पहले की बात 20 साल है, पहले की। जब मैं 20 साल की थी। तब तो लोगों को इतना पता भी नहीं था। जी, बिल्कुल पता नहीं था, विजिबिलिटी। देखिए, पता जो था ना लोगों को, वो ये था, और जो उस वक़्त मेरे साथ भी था, कि हमें क्या पता था? हमें पता था हिजड़ा और किन्नर कम्युनिटी। वो तो हम सबको पता है, हमारे घर पे आते हैं, है ना? ताली बजाते हैं, पैसे ले जाते हैं। इनफैक्ट मुझे बचपन से इतना डराया गया था उनको लेकर के
कि भाई ये तो बच्चे चुरा के ले जाते हैं, जो इनके जैसे होते हैं उनको तो पहले पकड़ के ले जाते हैं। तो वो आते ही हम तो यार छुप जाते थे, कहीं ये हमें उठा के ना ले जाए। तो हम, लेकिन मुझे ये पता था कि नहीं, इनकी तरह तो मैं नहीं हूँ। और एक होता था जो हमें फिल्मों में दिखाए जाते थे, गे कैरेक्टर्स, बॉबी डार्लिंग टाइप्स, कि भाई ये तो ऐसे हैं, और उनका एक मजाक उड़ाया जाता है। और मुझे लगता था नहीं, मैं ये भी नहीं हूँ। तो हमें जो विजिबल एक पोर्ट्रेयल था क्वेयर लोगों का, उसमें कहीं भी मैं फिट नहीं होती थी। और मुझ जैसे जो लोग थे ट्रांसजेंडर, उनकी कहीं पे इतनी विजिबिलिटी नहीं थी। So that was the first time I spoke to my family, and naturally they didn't understand. उन्हें ये लगा नहीं नहीं ऐसे होता है, कभी कभी छोटे बच्चों को कुछ टाइम के लिए लगता है। और हिंदुस्तान में ये होता है ना अंशु, कि हर चीज की समस्या का एक ही समाधान है, वो है शादी। कि शादी कि करा कुछ दो, भी हो जाए, हाँ इसकी शादी करा करा दो, दो, ठीक हो जाएगा, हाँ। है ना, ऐसे लग रहा है अभी, फिर शादी के बाद सब ठीक हो जाए। तो वो उनकी सोच जो है वो उसी दायरे में सीमित थी। इनफैक्ट कुछ मेरे ऊपर पाबंदियां आने लगी कि अच्छा अब तुम किचन में खाना नहीं बनाओगी, ये किचन में ज्यादा काम करने से ऐसे होने लग जाता है। मैं मेहंदी बहुत लगाती थी अपनी मदर को, तो ये कहा नहीं तुम अब ये सब लड़कियों वाले काम नहीं करोगे। तो पाबंदियां डाल दी गई ताकि मैं मर्द बन सकूं। अच्छा। लेकिन कोई ये समझने की कोशिश नहीं कर रहा था कि जो जैसा है वो वैसा है, अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते, है ना, और ये मेरी चॉइस नहीं है। अक्सर ये गलतफहमी होती है, लोग कहते हैं हाँ वी रिस्पेक्ट योर चॉइस। मैंने कहा बहन ये मेरी चॉइस नहीं है। चॉइस होती तो आप हो जाओ आज लड़की से लड़का और कल लड़के से लड़की, कि आज मुझे लड़के पसंद है, नहीं कल से मुझे लड़कियां पसंद आ जाए, ऐसे नहीं होता। तो चॉइस नहीं होती, हम है। हाँ चॉइस इसमें है कि हम अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जिए, हम जैसे हैं वैसे रहें, हम सच अपना जिए, ये चॉइस जरूर जो है वो हम निभा रहे होते हैं। मैम जैसे आप एलजीबीटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि ये एलजीबीटी कम्युनिटी होती क्या है, इनका मतलब क्या होता है। तो LGBTQIA+ का आप आसान शब्दों में एक एक वर्ड का मतलब बता सके तो बहुत सारे लोगों के लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। मुझे लगता है इसलिए इसको शायद जब हम ए फॉर एप्पल पढ़ाते हैं उसी में पढ़ा दे तो सब याद हो जाए। हम वैसे तो बहुत, हम इसको कहते हैं अल्फाबेट सूप बन गया अब ये, कि LGBTQIA+, और कई जगह पे 2S भी लगा देते हैं। तो यहाँ जब हम L कहते हैं उसका मतलब होता है लेस्बियन। लेस्बियन हम उन महिलाओं को कहते हैं जिनकी सेक्सुअल अट्रैक्शन जो है वो दूसरी महिलाओं के प्रति होती है। G का मतलब है गे। गे हम उन पुरुषों के लिए कहते हैं जिनका अट्रैक्शन दूसरे पुरुषों के प्रति होता है। बी का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। अच्छा, बाइसेक्सुअल का मतलब ये नहीं कि वो आदमी भी और औरत भी। बाइसेक्सुअल मतलब कि भाई उनका अट्रैक्शन दोनों सेक्स के प्रति है, उन्हें लड़के भी पसंद आते हैं, उन्हें लड़कियां भी पसंद आती हैं। इसमें जो टी है वो है ट्रांसजेंडर, और ये वो लोग होते हैं जिनकी पैदाइश तो किसी एक पर्टिकुलर शरीर में हुई, उनको एक जेंडर दिया गया, सेक्स दिया गया कि भाई तुम लड़का हो लड़की हो, लेकिन उनकी जो खुद की पहचान है वो किसी और जेंडर की, उनको हम कहते हैं ट्रांसजेंडर। जैसे मैं एक ट्रांसजेंडर वुमन हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं जब पैदा हुई तो एक लड़के के फॉर्म में हुई, लेकिन मेरी पहचान एक महिला की है और उसको मैं जी रहा हूँ। फिर उसमें आता है क्यू। अब ये क्यू जो है ये है क्वेश्चनिंग या क्वेयर, कि वो लोग जिनकी अभी तलाश जारी है, या जिन्हें पता है कि हाँ हम स्ट्रेट तो नहीं है लेकिन हम क्या है वो अभी नहीं पता। फिर उसमें एक होता है आई। आई है इंटरसेक्स। इंटरसेक्स, देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसके जो है जनांग देखकर कह देते हैं कि लड़का है या लड़की है। अब कुछ बच्चों में जो उनकी जेनिटेलिया हैं उनको देखकर आप नहीं कह सकते कि लड़का है या लड़की है, उनको हम इंटरसेक्स कहते हैं। और ए जो है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग है, एसेक्सुअल, जिनको बहुत इनविजिबलाइज कर दिया गया कि ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी सेक्स में कोई रुचि नहीं है, तो उनको हम एसेक्सुअल कहते हैं। और प्लस ये इंपॉर्टेंट है, प्लस मतलब कि हमने जगह खुली रखी है और भी जो आना चाहे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही लोग क्वेयर हैं, ये ओपन है अभी डेफिनेशन। जैसे आपने अभी हम लोग को समझाया था ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स के बारे में भी, तो बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स एक ही होते हैं। तो आप
इसके बारे में बताइए कि ट्रांसजेंडर लोग कौन होते हैं और इंटरसेक्स कौन लोग होते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने अंशु, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग इसके बीच का अंतर समझे ना। कई बार लोग मुझे पूछते हैं जब मैं बताती हूँ कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, या उन्हें पता लगता है तो कहते हैं आप बचपन से ट्रांसजेंडर थी। तो मैं कहा कि इनको तो थोड़ा समझने की जरूरत है। तो लोग इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर इनके बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम सेक्स की बात करते हैं तो सेक्स हम बहुत ही आम भाषा में कहें तो वो चीज है जो आपकी टांगों के बीच में, या वो चीज जो आपके सेक्स क्रोमोसोम की एक्स क्रोमोसोम है या वाई क्रोमोसोम है, ये डिटरमिन करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो या तो लड़के उनके जेनाइटल्स हैं या लड़कियों के। लेकिन कुछ परसेंट लोगों में, हजारों में कुछ लोगों में वो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, या उनके क्रोमोसोम्स में कुछ ऐसी कॉम्बिनेशन है कि आप नहीं कह सकते वो सिर्फ लड़का है या लड़की, तो उनको हम कहते हैं इंटरसेक्स। वहीं पे ट्रांसजेंडर जो जेंडर है वो आपके दिमाग में, वो आपके ब्रेन में, माइंड में, आपकी आइडेंटिटी है। उसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है। तो शरीर आपका जो भी हो, लड़के का हो लड़की का हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है वो आपका जेंडर डिटरमिन करती है। तो ट्रांसजेंडर लोग वो हैं कि जिनका शरीर कुछ और है और जो उनका जेंडर है, उनकी आइडेंटिटी है वो अलग है। जब उसमें मैच नहीं होता है तो उनको हम ट्रांसजेंडर व्यक्ति कहते हैं। अब कुछ ट्रांसजेंडर इंटरसेक्स भी हो सकता है, इंटरसेक्स ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में वो अलग अलग। और जैसे आपने इंटरसेक्स के लिए भी एक लड़ाई लड़ी थी, आपने पिटीशन साइन जी की बिल्कुल। किया और उसके बाद आपने इंटरसेक्स के लिए बहुत ही ग्राउंड लेवल पे काम किया और उनके लिए लड़ाई लड़ी। तो क्या आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस था इसको लेके या इसके पीछे की कोई और कहानी है? उसके बारे में बताइए। अंशु, मुझे जो मैं एक्टिविज्म में जब आई हूँ, चाहे वो ट्रांसजेंडर लोगों के लिए हो, मेंटल हेल्थ के लिए हो, डिसेबिलिटी के लिए हो, या इंटरसेक्स राइट्स के लिए हो, मुझे हमेशा लगता है कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा सफर करते हैं और वो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि नेचुरली उनके पास इतना पावर नहीं है। तो उनके ऊपर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। तो जब मैं ट्रांसजेंडर राइट्स या क्वेयर राइट्स की भी बात करती हूँ तो मेरा फोकस ज्यादा बच्चों के ऊपर है कि ट्रांसजेंडर बच्चे या इंटरसेक्स बच्चे, इनका जो है किस तरह से हम इनके अधिकारों की बात करें। सिमिलरली जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो बच्चों की मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो तो किसी तरह शायद फिर भी मैनेज कर ले, लेकिन बच्चों के हक मिलना बहुत जरूरी है। तो इंटरसेक्स के केस में ये होता है ना कि जब किसी फैमिली में कोई इंटरसेक्स बच्चा पैदा होता है जिसके लिंग देखकर आप नहीं बता सकते कि लड़का है या लड़की है, तो अब पेरेंट्स के लिए तो बड़ा मुश्किल काम है वो बिल्कुल। कि भाई हमारे समाज में तो ऐसा है कि बच्चा हो जाए तो फोन करके पहले बोलना पड़ता है लड़का हुआ कि लड़की हुई। लड़की हुई। कोई ये नहीं कहता हाँ 3 किलो का बच्चा पैदा हुआ। हुँ, जेंडर बताना सबसे पहले बहुत जरूरी होता है। हुँ, अब वो अपने घर वालों को क्या बताएंगे कि क्या हुआ। हुँ, और हमारे समाज में, समाज तो छोड़िए, इवन लॉ में आप देखें बर्थ सर्टिफिकेट में आप क्या लिखोगे, बिल्कुल। इसकी कोई क्लियर लॉ में जगह नहीं दी है अभी। हुँ, तो उनकी लड़ाई पेरेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता है और फिर पेरेंट्स को लगता है अच्छा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ऑप्शन है कि इसको आप लड़का बना दो या लड़की बना हुँ, दो, आप सर्जरी करा दो उसके जेनाइटल की हुँ, और आप करा दो। और हिंदुस्तान में अक्सर क्योंकि लड़कों के प्रति ज्यादा मोह माया है बिल्कुल। तो कहते हैं हाँ इसको लड़का बना दो, हुँ, या अच्छा चलो वो नहीं हो रहा तो पूरी तरह से इसको लड़की बना दो। हुँ, अब वो जो सर्जरी उस नवजात शिशु पे की जाती है, हुँ, उसके जेनाइटल्स पे की जाती है, हुँ, जो कि जरूरी नहीं थी, वो बच्चा वैसे ही नॉर्मल था, हुँ, हेल्दी बेबी था। हुँ, उसकी वजह से उस बच्चे की स्कारिंग होती है, उसको यूरिनरी इश्यूज हो रहे हुँ, हैं, उसको आगे जाके सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। हुँ, एंड उस बच्चे की तो किसी ने पूछी ही नहीं कि उससे क्या बनना था। बिल्कुल। अच्छा, अब जेंडर जो है बाद में जाके लगता है कि इस बच्चे की फीलिंग तो लड़की की थी, हमने इसको बना दिया लड़का, हुँ, तो वो बच्चा एक आर्टिफिशियली ट्रांसजेंडर बच्चा बन गया। हुँ, तो ये चीजों को रोकने के लिए, और ये डॉक्टर्स कर रहे थे, ये पेरेंट्स कर रहे थे, हुँ, जिसकी वजह से शिकायत करने वाला कोई नहीं। ओके। देखिए शिकायत कौन करेगा, बच्चा तो कर नहीं सकता, और पेरेंट्स खुद ही परमिशन दे रहे हैं हुँ, डॉक्टर को इस सर्जरी करने के लिए, और डॉक्टर भी बड़े अच्छे से कर रहे थे। हुँ, तो इसलिए हमने जो है पिटीशन दिल्ली कमीशन में डाली कि इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए, हुँ, और जिन बच्चों को जरूरी है उनकी तो आप करें, हुँ, जरूरी इसलिए कि उनके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। लेकिन जिन बच्चों के लिए जरूरी नहीं है, हुँ, बस ये है कि माँ बाप की संतुष्टि के लिए आप कर रहे हैं, वहां पे उसको रोके। जब बच्चा बड़ा हो जाए
तब वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो करें। अक्सर मैम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने डॉक्टर बनने का फैसला कब किया कि आपको कि डॉक्टर बनना है? कौन-सा वो मोमेंट था जब आपको लगा कि नहीं बस मुझे तो इसी रास्ते पे चलना है? शायद जब मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम रखा, उसी वक़्त शायद ये डिसाइड हो गया था, क्योंकि उन्होंने मेरा नाम रखा था ज़ाकिर हुसैन, जो कि हमारे प्रेसिडेंट साहब के नाम पे था, और उनका नाम डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। तो वो बचपन से ही ना मुझे लोग डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन बुलाने लगे थे। और होता ये था बचपन में कि मेरी मदर जो है वो बहुत बीमार रहती थी। तो अब हमारे घर में कोई डॉक्टर नहीं था, मैं अपनी फैमिली से पहली डॉक्टर हूँ और अभी भी एकमात्र ही डॉक्टर हूँ। तो उस वक़्त लगता था कि बार-बार हम डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, अगर घर में ही कोई डॉक्टर हो, तो शायद चीज़ आसान होती। तो उनको देखते हुए और मेरे नाम की वज़ह से और फिर मेरिट लिस्ट में भी आ गए, तो लगा कि नहीं, अब तो मतलब डॉक्टर ही बनना था। हालाँकि मुझे डॉक्टर खुद भी बनने में रुचि थी और इसके अलावा टीचर बनने में बड़ी रुचि थी। मुझे पढ़ाने का बड़ा शौक था। तो अब ये देखिए लक कि मैं डॉक्टर भी हूँ और प्रोफ़ेसर भी हूँ। तीसरा मुझे बनना था शेफ़, वो सपना अभी बाकी है। हालाँकि मैं मास्टर शेफ़ के ऑडिशन में गई तो थी, लेकिन बाहर से ही वापस आ गई। मतलब मैं पहले कुछ पूछना चाह रही थी, मतलब पहले सवाल से थोड़ा मैं लैग कर गई थी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पेरेंट्स को मतलब मतलब पेरेंट्स के साथ एक बच्चा बचपन से रहता है और जब वो उसको पता पेरेंट्स को पता चल जाता है कि हमारा बच्चा थर्ड कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता है, तो उनके लिए इतना मुश्किल क्यों हो जाता है उस बच्चे को अपनाना? आई थिंक ये एक हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम जो है लोगों से उम्मीद करते हैं कि कोई भी काम करने के लिए वो स्कूल जाके सीखते हैं ना, कोई कोर्स करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन पेरेंटिंग का कोई कोर्स नहीं करा रहे हैं हम लोग। और मेरी मदर, जब उनकी शादी वो 16 साल की थी, 17 साल में उनको पहला बच्चा हो गया। मैं उनकी तीसरी संतान जो है वो मतलब 25 साल की उम्र में अब 25 साल की एक महिला, उसे कितनी इस चीज़ की ट्रेनिंग है कि वो बच्चे पाले, और उसके बाद में कोई ऐसा बच्चा जो उस ढांचे में फिट नहीं बैठ रहा है जो कि समाज ने बनाए। आज हम देखते हैं कि जिनके बच्चे इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं या ऑटिस्टिक बच्चे हैं या किसी भी किस्म से समाज के जो बनाए हुए नॉर्मल दायरे हैं उनके बाहर हैं, तो पेरेंट्स के लिए वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है, बहुत दुश्वारी है उनके लिए कि वो कैसे उस बच्चे को पालें। तो द सेम थिंग हैपेंड विथ माय पेरेंट्स आल्सो, कि उन्हें लगा कि हाँ, ये बच्चे में है कुछ इशू, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, देखते हैं टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, ऐसे तो और भी लोग हैं जिनके बच्चे ऐसे होते हैं, हमारा भी बच्चा ऐसे ही पल जाएगा और टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। मेन उनको लगता है हमारा बच्चा पढ़ लिख ले और बाकी सब कुछ दुनिया में ठीक है, क्योंकि एक एस्पिरेशनल फैमिलीज हमारी होती हैं जो एक बहुत गरीब परिवार से निकलते हैं। उनको लगता है ये बच्चों को पढ़ा लो, उसके बाद ये गरीबी से हमें बाहर निकालेंगे एंड देन एवरीथिंग इज ऑलराइट। तो कहीं ना कहीं इस चीज पे कि बच्चे की इमोशन के बारे में बात की जाए, बच्चा कैसे फील कर रहा है, ये आज की जनरेशन के पेरेंट्स तो करते होंगे, लेकिन अगर हम 40 साल पहले की बात करें तो उस वक्त उनके लिए शायद ना प्रायोरिटी थी, ना उसकी उनकी वो ट्रेनिंग दी गई थी, ना उसके ऊपर बात होती थी। इनफैक्ट ये बहुत शायद ऑड होता कि बच्चे और पेरेंट्स बैठ के जेंडर पे बात करना या सेक्सुअलिटी पे बात कर रहे हैं, या ये भी पूछ एक्सपेक्ट करते हैं कि उस बच्चे का कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड भी हो। आज तो फिर भी एक ओपननेस आ गई है, लेकिन उस जमाने में वो किसी भी मामले में शायद नहीं थी। मैं आपका इंटरव्यू देख रही थी तो उस इंटरव्यू में आपने ये भी बताया था कि मतलब आपको बॉम्बे छोड़ना पड़ा, आप बॉम्बे से बिलोंग जी, जी। करते हो और उसके बाद आपको दिल्ली आना पड़ा। तो क्या दिक्कतें आई कि आपको, क्या वहाँ पे आपको अपना जीवन जीने में दिक्कतें आ रही थी या वहाँ पे आपको परेशान किया जा रहा था या मतलब आस-पड़ोस वालों ने या फैमिली वालों ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया था? क्यों आपको मतलब छोड़ा, एक तो आप इतनी चीज़ों से पहले ही जूझ रहे हो, एक और उसके बाद आप मतलब उस फ्रीडम से नहीं, उस चीज़ से बाहर निकल के फिर आप दिल्ली आए, दिल्ली में सेटलमेंट होना, फिर नए लोगों के बीच में अपने आप को रखना, कितना कठिन रहा? आई थिंक एक बहुत इम्पोर्टेंट जर्नी रही है जिंदगी की।
जब एमबीबीएस में थी मैं तीसरे साल में, तब मैंने अपने फैमिली को बताया था कि देखिए ये मुझे करना है, ये मेरी पहचान है और आगे जाके मुझे इस तरह से इसका, उस वक्त तो मैं इलाज कह रही थी, तो इलाज करना है या ये मुझे कदम उठाने हैं। नेचुरली उनके लिए बहुत ही बड़ा एक झटका था और वो इसके लिए रेडी नहीं थे। और जैसे मैंने बताया कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी फिर आने लगी थी, उनके व्यवहार में चेंज भी आने लगा था। मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि देखिए यहाँ इन लोगों के बीच में रह के तो ये काम करना मुश्किल है। ऐसा तो नहीं है कि कल सुबह उठेंगे और इनका मन परिवर्तन हो जाएगा। तो मुझे अपने ही बलबूते पे जो भी करना है वो करना है, चाहे लोग माने या न माने। तो मैंने कहा चलो एमबीबीएस कर लेते हैं। किसी तरह एमबीबीएस हो गया। उसके बाद लगा कि अब एमडी कर लेते हैं, एमडी भी कर लिया। उसके बाद लगा कि अब तो जिंदगी निकलती जा रही है ना? अब कब तक इंतजार करें? ये लोग तो मतलब ऐसे है कि शादी कर लो की रट लगा रखी। तो मेरा ये था कि अब यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा और मैं किसी ऐसे शहर में जाऊं जहां मुझे कोई ना जानता हो। जब लोग जानेंगे नहीं तो शायद डिस्क्रिमिनेशन कम होगा और वहां पे जाकर मैं अपनी एक नई जिंदगी स्टार्ट करूं अपने टर्म्स पे और वहां जाके मैं अपने आप को चेंज भी करूं। तो उस सिलसिले में मैं पहले नोएडा आई और फिर नोएडा से दिल्ली गई। एंड यहाँ मुझे कोई नहीं जानता था। तो जैसे आपने कहा कि बहुत ही जो है ना डिफिकल्ट स्टार्ट किया। मैं किसी कोठी के एक छोटे से जो कमरे में मेरा सबसे पहली रिहाइश थी, उसके बाद में कहीं और फिर कहीं और वो जो स्ट्रगल थी वो मुश्किल तो थी लेकिन एक फ्रीडम भी थी, क्योंकि जिंदगी में पहली बार मैंने कुछ अपने चॉइस से किया था और वो घर छोड़कर अपने आप को कहीं और बसाना एक बहुत मेजर डिसीजन होता है और वो मैंने लिया था। सो दैट वाज गिविंग मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, लेकिन एक्चुअली वो चैलेंजिंग भी था। अच्छा, लेकिन ये हुआ कि अब यहाँ पे मैं आ गई, यहाँ नौकरी मिल गई। उसके बाद में मैं यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज में भी पहुंच गई और मेरे पास वो सारे साधन थे जिसके तहत मैं अपना ट्रांजिशन कर भी सकूं। लेकिन वो घर वालों की परमिशन नहीं थी एंड स्पेशली घर वालों में मुझे सबसे ज्यादा मैटर करती थी मेरी मदर। एंड वो कहने लगी कि देखो, मैंने तो तुम्हें एज ए लड़के के तौर पे पाला है, मेरे लिए तुम मेरे बेटे हो, अब तुम कुछ चेंज करोगे तो मैं तो मर जाऊंगी। वो जो धमकी होती थी ना कि मैं तो खत्म हो जाऊंगी, मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, मेरे साथ ही हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो आपकी पैरों की बेड़ियां बन जाती हैं। कई बार ये जो बेड़ियां होती हैं ये फिजिकल जंजीरें नहीं होती, ये इमोशनल जंजीरें होती हैं जो आपको रोक रही होती हैं और मेरे केस में वो वहां से जो प्रेशर था, फैमिली प्रेशर, वो था। और फिर किसी तरह मैंने कॉम्प्रोमाइज करके वो जिंदगी जी रही थी कि रोज उठो, सुबह काम पे जाओ, एक लड़का होने की एक्टिंग करो, एक मर्द होने की एक्टिंग करो समाज में, शाम में लौट आओ, आप और आपकी तन्हाई। और फिर इस चीज को आप घुटते रहो सोच सोच कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन हम ये कदम उठा नहीं सकते। बिल्कुल। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बिल्डअप होते 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 जो तनाव था, आई वॉज इन सिवियर डिप्रेशन। हुँ, एंड एक वक्त ऐसा भी आया कि व्हेन आई वांटेड टू एंड हुँ। एवरीथिंग, लगा कि अब ये जिंदगी जी के क्या फायदा। सुसाइडल थॉट्स आने लगे थे। बिल्कुल। और मतलब ये ना कि आपके पास सक्सेस है, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर, मेरे पास नौकरी है, सब कुछ है, बट अंदर से सुकून ही नहीं है। हुँ, क्योंकि आप जो करना चाह रहे हो आप कर नहीं पा रहे हो। हुँ, आप जो फील कर रहे हो, आप जब शीशे में अपने आप को देख रहे हो तो आपको लगता है ये तो कोई और इंसान है, ये तो मैं हूं नहीं। बिल्कुल। और हम जाके एक एक्टिंग कर रहे होते हैं रोज सुबह से शाम तक। तो वो चीज ने इतना अंदर से मुझे जो है परेशान कर दिया था कि आई वॉज लाइक कि अब खत्म करो। हुँ, इनफैक्ट वन नाइट आई वॉन्टेड टू हुँ। एंड इट ऑल। बट मेरे स्टूडेंट्स ने उस वक्त व्हाट्सएप पे मेरी काउंसलिंग की। स्टूडेंट ने। स्टूडेंट ने, जो कुछ यंग जनरेशन से मुझे ज्यादा उम्मीद इसीलिए हुँ, होती है, मुझे लगता है उनके ख्यालात थोड़े खुले हुए हैं। खुले होते हैं। तो उसने मुझे काउंसलिंग की कि नहीं 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 कुछ नहीं, हम सुबह बात करेंगे एंड ऑल दैट। एंड किसी तरह से वो रात निकल हुँ, गई। सुबह उठकर मैं अपने दोस्तों से मिली वगैरह। एंड देन उस दिन मैंने डिसीजन ले लिया कि देखो, ऐसी जिंदगी जी के जिसमें तो मैं तो खुश हुई नहीं हुँ। और मेरे घर वाले कौन से खुश हैं, क्योंकि वो तो चाह रहे हैं कि मैं किसी लड़की से शादी वादी शादी कर करके लूँ। घर बसा लूं। तो बिल्कुल, अभी की जो सिचुएशन उसमें तो ना वो खुश है ना मैं खुश हूँ। बिल्कुल। सो लेट मी एटलीस्ट ट्रांजिशन, हुँ, उसके बाद वो तो तब भी खुश नहीं होंगे, मैं तो शायद खुश हो जाऊं। बिल्कुल। मैंने कहा अब देखो, एक जिंदगी है,
34 साल जिसके मैंने बिता दिए ऐसे, अब और नहीं। बिल्कुल। उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ट्रांजिशन करना है। हुँ, फिर मैं डॉक्टर के पास गई, जो हार्मोन्स वगैरह हैं वो स्टार्ट किए बाद में, हुँ, और भी प्रोसीजर्स हुए। सो वो एक पॉइंट था जिसने ये कहा कि अब नहीं, फाइनली इस लक्ष्मण रेखा को पार करना है हुँ। और बस जाना है। ट्रांज़िशन के दौरान भी जैसे आपने ट्रांज़िशन की बात कही, तो ट्रांज़िशन के दौरान भी बहुत सारे इमोशंस से गुज़रना पड़ता है एक इंसान को कि मतलब आप एक मेल की बॉडी में हो और फिर उसके बाद फीमेल्स के हॉर्मोन्स आप ले रहे हो। तो उस टाइम पे आपको इमोशनली किसने सँभाला? इनफैक्ट अंशु, मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे याद है कि मैंने 12 फरवरी 2017 को पहली बार हार्मोन्स लेने स्टार्ट किए, और उसके बाद मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और वो पहली बार मुझे ज़िंदगी में एहसास हुआ कि खुशी किसको कहते हैं, हैप्पीनेस किसको कहते हैं, यूफ़ोरिया किसको कहते हैं। और उस वक़्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतने साल, 34 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के डिप्रेशन में ही बिताए हैं, और वो इस तरह से बिताए कि मुझे लगता था यही नॉर्मल है, और शायद ऐसे ही लोग जीते होंगे, कि कोई खुश रह के भी जी सकता है, ये मुझे उस वक़्त एहसास हुआ। तो मेरे लिए तो वो इमोशनली बहुत ही हाई एक वक़्त था। लेकिन साइमल्टेनियसली जब आप हार्मोन ले रहे होते हो ना, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, अब आप ट्रांजिशन कर रहे हो, बाल बढ़ गए थे, मैंने अपना फेशियल हेयर लेज़र के थ्रू निकलवा दिया था, ब्रेस्ट ग्रोथ होने लगा था। अब ऐसे में बाहर जाने में उस वक़्त जो 1.5 साल का पीरियड था, जब मैंने हार्मोन स्टार्ट किए एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड सोशली लिविंग एज़ अ वुमन, उस 1.5 साल के दौरान मैं ना आदमियों जैसी दिखती थी, ना औरतों जैसी दिखती थी, जो टिपिकल इमेज है हमारी आदमी और औरत की। तो मैं कहीं भी बाहर जाऊँ तो हर कोई ऐसे टर्न कर के जो है ना वो घूरता रहे। और मेरी मदर मेरे साथ रहती थी, तो वो कहती थी, पहले तो वो तुमको देखते हैं, फिर देखते हैं अच्छा ये इसकी माँ है। उन्होंने मेरे साथ बाहर जाना छोड़ दिया था, कि मतलब सब तुम्हें ऐसे घूर के देख रहे हैं कि क्या अजीब चीज़ है, क्योंकि जो हमारे साथ होता है। आज भी अगर हम किसी एक ऐसे पुरुष को देखें जो महिलाओं कि जिसने लेट्स से नाक में कुछ पहन भी रखा हो, नोज़ पिन, तो भी हम उसको घूरने लगते हैं। तो वो एहसास जो था ना कि सडनली आप एक स्पॉटलाइट में हो, एक फ़ोकस में हो, वो एक बहुत ही मुश्किल वक़्त था। कुछ-कुछ तौर पे अच्छा भी लग रहा था कि लोग शायद मुझे अब महिला के तौर पे देख भी रहे हैं, लेकिन वो एक डिस्ट्रेसिंग मोमेंट भी था। और क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ, तो जब मैं क्लास में जाती थी, तो बच्चे भी देखते थे। और उनके लिए क्यूरियोसिटी होती कि ये क्या हो गया, हमारे सर जो हैं इनको क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो मैं क्लास में जाकर शुरू में ही इस पे बात करती थी कि लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। और वो एलिफेंट ये है कि मैं ऐसे क्यों दिख रही हूँ, क्योंकि मैंने कॉलेज में ही वो ट्रांजिशन शुरू किया था। तो पहले 10 मिनट तो मैं उनको बताती कि ये बात है, उसके बाद मुझसे किसी कोई सवाल हो तो भाई पूछ लो, अपनी आशंकाएं दूर कर लो। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ आप ठीक है, नॉर्मल है, तब हम पढ़ाई शुरू करते हैं, वरना आपके दिमाग में ये घूमता रहेगा कि मैं ऐसी क्यों हूँ। तो वो एक एक्सरसाइज मुझे करनी पड़ती थी, और शायद वो लेबर जो है वो बहुत सारे ट्रांस और क्वेयर लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें कोई और सोर्सेज के ऊपर बात नहीं हो रही है, उनको वो सेंसिटाइजेशन नहीं हो रहा है। एंड मैं उस वक़्त इतनी पावरफुल थी कि मैं इसके बारे में बात कर सकती हूँ। लेकिन जब मैं खुद एक स्टूडेंट थी मेडिकल कॉलेज में, तब मेरी ये हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी को ये बता सकूँ कि मैं ट्रांसजेंडर महिला हूँ। और जैसे कि आप में बहुत हिम्मत थी, आपने हॉर्मोन्स लिए और आप मतलब आपने अपनी बॉडी को जिस बॉडी में थे आपने उस बॉडी से बाहर निकल के अपनी जो पहचान थी वो बनाई। लेकिन बहुत सारे लोग ये कदम नहीं उठा पाते हैं, बहुत सारे लोग मतलब अपनी सर्जरी कराना चाहते हैं लेकिन उनको डर लगता है। तो आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? इसमें ये चीज़ है अंशु कि देखिए, हम कहते हैं ट्रांसजेंडर व्यक्ति वो हैं कि जिनका शरीर एक किस्म का है और उनकी एक अपनी पहचान अलग है। अब सारे ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपने शरीर को चेंज करना चाहते भी नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इससे सोशल एक्सेप्टेंस मिलेगा। देखिए, लोग कहते हैं या तो तुम पूरे पुरुष हो जाओ, या तुम पूरी तरह से महिला दिखो, क्योंकि ये जो बीच में है ये हमारे लिए कंफ्यूजिंग है। हमें नहीं समझ में आता आपको सर बोले, मैडम बोले, जा रहा हूँ बोले, जा रही हूँ बोले, क्या बोले। तो वो कई बार हम इसलिए करते हैं ताकि हम सोसाइटी में फिट हो सके,
कि मैं कहीं जाऊं तो लोग पलट के ना देखे कि ये पुरुष है या महिला है। और वो एक बहुत ही बुरी बात है हमारे समाज की कि हम किसी को प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो अपने आप को बदले ताकि वो फिट हो सके। लेकिन वैसे इंट्रिंसिकली बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि वो अपने शरीर को बदले, वो कंफर्टेबल है उसमें। वो बस ये चाहते हैं कि देखो मैं महिला हूं, मुझे महिला की तरह ट्रीट करो। वहीं कुछ लोग हैं जो कुछ हद तक ही ट्रांजिशन चाहते हैं कि जो दिख रहा होता है बाहर बस उतना चेंज हो जाए, बाकी तो अंदर कपड़ों के अंदर क्या है वो किसको क्या पता। जब हम वो सवाल किसी और से नहीं पूछते कि आपके पैंट के अंदर क्या है, तो वो सवाल हम ट्रांसजेंडर व्यक्ति से भी क्यों पूछे कि क्या है। लेकिन लोग पूछते हैं अंशु। मैं इनफैक्ट आपको ये बताऊं कि मैं कई पॉडकास्ट पे गई हूँ जिसमें मुझे इंटरव्यूअर ने पूछा कि क्या आपकी सर्जरी हो गई है। तो मैं कई बार इस चीज को मतलब ये अचंभित रह जाती हूँ कि इतनी दिलचस्पी क्यों है कि इनकी टांगों के बीच में क्या है। हम तो नहीं पूछते किसी को कि आपकी टांगों के बीच में क्या है, उनकी बड़ी इस चीज पे दिलचस्पी होती है। एक कहीं ना कहीं आज हम बहुत सारे ट्रांसजेंडर व्यक्ति इस पे बात कर रहे हैं कि हमारा जो शरीर है वो एक क्यूरियोसिटी का मीडियम बन गया है लोगों के लिए कि अंदर क्या है ना। ये जानने में सबको बड़ी दिलचस्पी होती है, जो कि एक बहुत बुरी बात। और कहीं ना कहीं यही प्रेशर जो है वो लोगों के ऊपर आता है अपने शरीर को चेंज करने की। तो जैसे आपने कहा कि कुछ लोग तो करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं करना चाहते हैं। जो नहीं करना चाहते उनके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए, और जो करना चाहते हैं उनके लिए सहूलियत होनी चाहिए। बिल्कुल। अब भारत में कानून भी आ गए हैं, ट्रांसजेंडर एक्ट, जो कहता है कि हर राज्य में एक अस्पताल में कम से कम सरकार ये सुविधा प्रोवाइड करे कि उनकी सर्जरी हो सके। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। बहुत ही कम जगहों पे हो रहा है, जहाँ हो रहा है मोस्टली प्राइवेट में सर्जरी हो रही है, बहुत ही महंगी हो रही है। वो सेफ सर्जरीज नहीं हो रही हैं, है ना। और ट्रांस व्यक्ति कई बार इतने मतलब वो जल्दबाजी में होते हैं, हम उनको काउंसलिंग भी करते हैं, लेकिन लोगों को लगता है बस चुटकी बजाते हुए अब लड़के से लड़की, लड़की से लड़का बन जाए, अपने बिल्कुल। शरीर को बना ले। बट ये ना सेफ है ना सही है। बिल्कुल। और उसकी वजह से कई बार वो ऐसे अनक्वालिफाइड डॉक्टर से सर्जरी करा लेते हैं, अनसेफ जगहों से सर्जरी करा लेते हैं। कुछ लोगों को की डेथ भी हुई है सर्जरी के बाद में। बट अनफॉर्चुनेटली ये बहुत एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम जो बन गया है, इसमें कोई गवर्नमेंट गाइडलाइंस नहीं है, कोई इसके लिए लेकर सेफ्टी मेजर्स नहीं है, कोई डॉक्टर्स की ढंग से ट्रेनिंग नहीं है, सर्टिफिकेशन नहीं है। और ये सर्जरीज बहुत महंगी होती हैं। मतलब आप देखें लगभग 10 से 15 लाख रुपए लोग ले रहे हैं सर्जरी करने के लिए। इट्स मोर एक्सपेंसिव देन कार्डियक सर्जरी। हार्ट सर्जरी से ज्यादा महंगा है जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी। तो तो क्या लोग किसी क्यों नहीं कर रहे हैं इसको। सरकारी हॉस्पिटल में ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है? जैसे कि मैं ऑपरेशन कराने जाती हूँ एम्स में, और वहाँ पे मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, और जिनके सक्सेसफुल हो रहे हैं, और मतलब लड़का है तो वो लड़की बन रहे हैं, और लड़की है तो वो लड़का भी बन रहा है, और सक्सेसफुल हो रहे हैं। और वहीं से मेरे बहुत सारे लोग दोस्त भी बने हैं, जहाँ से मेरे बहुत सारे सवाल होते हैं, तो वो लोग जवाब भी देते हैं। तो क्या एम्स के अलावा और कोई ऐसे हॉस्पिटल नहीं जहाँ पे जाके, क्योंकि हर कोई फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, जैसा आपने बोला बहुत महँगा ट्रीटमेंट होता है। तो हर कोई तो नहीं मतलब इस कैपेबल है कि आप ना जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा लें। लेकिन वो लोग तो अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली आपने एम्स की बात की। एम्स जो है कई दशकों से हमारे देश का एपेक्स इंस्टीट्यूट रहा है, लेकिन पिछले 1 साल से उन्होंने ये सर्जरीज करनी शुरू करी है। और बहुत सारे गवर्नमेंट अस्पताल जिनकी जिम्मेदारी है कि सर्जरी करें, चाहे वो सफदरजंग हो, आरएमएल हो, या बाकी राज्यों के अस्पताल हो, वहाँ पे सर्जरी नहीं हो रही। गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि आयुष्मान भारत में हम इंश्योरेंस देंगे, वो अब तक लॉन्च नहीं हुआ। तो ये बहुत सारी, क्योंकि हम शायद वोट बैंक नहीं है या हम प्रायोरिटी नहीं है सरकारों के लिए। दिल्ली में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड कई सालों से बनना है, सरकारें आती गई, चेंज होते गए, वादे होते गए, वो नहीं बना। आई होप जब तक ये पॉडकास्ट रिलीज हो और लोग देख रहे हो वो बन जाए, लेकिन आज की डेट में तो वो नहीं बना है। और हम उन मंत्रियों से, उन चीफ मिनिस्टर से बोल बोल के थक चुके हैं कि ये कम से कम वाले जो काम है ये तो कर दो, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो है अपना दायित्व नहीं निभाया है।
डॉक्टर्स इस मामले में बहुत पीछे हैं और एज अ डॉक्टर मैं बहुत सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहती हूँ कि हमारा जो करिकुलम है, जो हमें पढ़ाया जा रहा है, उसमें अभी भी घिसी पिटी पुरानी गलत बातें, एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति का इलाज कैसे करना है हमें नहीं बताया जाता, उससे बात कैसे करनी है ये हमें नहीं बताया जाता। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। मैं साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं एलजीबीटी कम्युनिटी से, वो अपने गाँव से या किसी और शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होते हैं, तो उनको आसानी से घर नहीं मिलता है। और प्लस कि हम अपनी बॉडी तो दूसरे रूप में परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन क्या मतलब गवर्नमेंट लेवल पे हमें डॉक्यूमेंट्स में पहचान वो मिल पाती है? अगर मेरा नाम अंशु है और मैं कुछ और रखना चाहूँ, मेल का नाम रखना चाहूँ, तो क्या आसानी से मुझे आधार कार्ड में वो मेरा नाम चेंज हो पाएगा एक मेल के रूप में? मैं अपनी पहचान एक महिला के रूप में नहीं, एक पुरुष के रूप में वहाँ लिखवाना चाहूँ, दर्ज कराना चाहूँ, तो क्या वो आसानी से हो पाता है? हिंदुस्तान में कौन सा काम है जो आसानी से हो पाता है? तो अनफॉर्चुनेटली इसमें भी यही जवाब है कि ये भी नहीं हो पाता। इनफैक्ट आप देखें कि हमें कानूनन ये अधिकार कि ट्रांसजेंडर ये एक जेंडर भी है और हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार है, ये हमें पिछले 11 साल पहले ही मिला है। अब इन 11 सालों में भी जो प्रोग्रेस हुई है कि भाई वोटर कार्ड बनने शुरू हो गए, आधार में, पैन में हम कह रहे हैं थर्ड जेंडर आने लगा। लेकिन इसकी जो प्रोसेस है, वो कई बार आपको इतने वो ब्यूरोक्रेट्स घुमा देते हैं और कि यहाँ से सर्टिफिकेट चाहिए, वहाँ से चाहिए, ऑपरेशन का प्रूफ लाओ, ये लाओ, वो लाओ। तो ये बहुत सारी झंझटें हैं। देखिए, हमारे सेंसस ने लास्ट सेंसस जब 2011 में हुआ था, उसने काउंट किया कि भाई लगभग 5 लाख ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं हिंदुस्तान में, जो कि एक अंडर काउंटिंग है। नेचुरल असली नंबर उससे बहुत ज्यादा है। और अब ट्रांसजेंडर कार्ड कितने लोगों के पास है ऑफिशियली, तो वो उसका 5% भी नहीं है। तो ये अगर आसान होता तो 5 लाख लोगों के पास होता या उनको गिनती में लिया जाता। तो इतना वो प्रोसेस है कि आपको ऑनलाइन एफिडेविट सप्लाई करो या मेडिकल सर्टिफिकेट सप्लाई करो, उसकी वजह से वो काम बड़ा मुश्किल है। एंड इसके बहुत रिपरकशंस हैं। आज की डेट में जब आपका आधार एक बहुत सारी चीजों का आधार बन गया है कि ये नहीं तो आपको सर्विस नहीं, या ये जो टीजी कार्ड है ये नहीं तो आपको कोई सुविधा नहीं। ऐसे देश में हमने इंसानों की आइडेंटिटी कागज पे रिड्यूस कर दी और अगर आपके पास वो कागज नहीं है तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो अगर आप देखें तो बहुत सारे हमारे ट्रांसजेंडर व्यक्ति वो रिकॉर्ड में ट्रांसजेंडर है ही नहीं। जब वो है ही नहीं तो सरकार उनको कहाँ से सुविधा प्रोवाइड करेगी? अक्सर मैम बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बुली का शिकार हो रहे हैं और बुली का शिकार होने के कारण बहुत सारे बच्चों ने अपनी जान भी गंवा दी है, सुसाइड कर लिया है, क्योंकि अक्सर स्कूलों में हो या कॉलेजेस में हो या हमारे मोहल्ले में हो, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ये बच्चे भी हैं और इनकी भी फीलिंग्स हैं और ये भी अधिकार रखते हैं सोसाइटी में जीने का। और लोग इतना बुली करते हैं तो और उनके चाल ढाल को लेके, उनके ड्रेसिंग सेंस को लेके और वो क्या कर रहे हैं उस सब चीज़ को लेके। तो आप उनके लिए क्या-क्या क्या कहना चाहेंगे कि जो टीचर होते हैं वो बच्चों को किस तरीके से एजुकेशन दे सकते हैं, किस तरीके से बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं? और क्या आपको लगता है कि एक चैप्टर एलजीबीटी कम्युनिटी का भी मतलब पढ़ाना चाहिए उनको, ताकि उनके बारे में भी पता हो सके कि ये भी हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? आपने बहुत अच्छी बात की अंशु कि जो छोटे बच्चे हैं और वो जब दूसरे बच्चों को देखते हैं जो उनसे अलग हैं, इनका व्यवहार कुछ अलग है या दिखने में अलग है, तो कहीं ना कहीं बच्चों में एक नेचुरल चीज है कि वो चिढ़ाते हैं और वो इसलिए चिढ़ाते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरों को चिढ़ाते हुए देखा है। बच्चे जो हैं वो दूसरों से ही देखकर सब कुछ सीख रहे हैं। कोई बच्चा पैदाइशी डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होता। ना वो कलर, ना रेस, ना जेंडर, ना सेक्स, किसी चीज पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। लेकिन वो जब देखता है अपने माँ बाप को, अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, जो कहानियां फिल्मों में आ रही हैं, जो मोबाइल में दिख रहा है, तब वो उनका जो वो नेचर है वो होता है। हमारे यहाँ अगर कोई केले के छिलके पे इंसान गिर जाए तो हम मदद करने की जगह हंसते हैं। अब वो बच्चे को वही सिखाया जाता है कि कोई इस तरह से गिर जाए तो उसके ऊपर हंसना है। तो हमें लगता है कि कोई और बच्चा है, हाँ, कि भाई उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम कहते हैं बंटी तुम्हारा साबुन स्लो है क्या, ये लड़का स्लो है ना?
तो कहीं न कहीं हम वो एक थ्रू मीडिया, थ्रू रोल मॉडलिंग या बाकी तरीकों से उस बच्चे को सिखा रहे होते हैं कि जो आपसे अलग है उनके ऊपर हँसो, उनका मज़ाक उड़ाओ, और वो ही वो बच्चे कर रहे होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास ऐसे रोल मॉडल्स हों, या हमारे पास जो वो पढ़ रहे हैं, जो मीडिया है, उसमें इस तरह से वो मीडिया उनको प्रस्तुत करे कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। कि ये जो चीज़ है कि किसी कोई गोरा है, कोई काला है, किसी की हाइट कम है, कोई हक लाके बोल रहा है या कोई बोल ही नहीं सकता, तो ये सब कुछ नॉर्मल। और वो किसी एक चैप्टर्स को किताब में डालने से नहीं आएगा। जब हम कहानी पढ़ रहे होते हैं, कोई पोएट्री पढ़ रहे होते हैं, स्कूल में कुछ पढ़ रहे होते हैं, जब हम देखते हैं कि ये सारे कैरेक्टर सो कॉल्ड नॉर्मल है, तो हमें कैसे लगेगा कि एबनॉर्मल लोगों की भी कोई जगह है, जिनको हम एबनॉर्मल कह रहे हैं, हालांकि वो एबनॉर्मल है नहीं। तो ये हमारी जो पूरी एक अप्रोच है ना, कि जब हम कहानी सुना रहे हैं, कि उस कहानी में अगर वो बच्चा ट्रांसजेंडर बच्चा होता, तो वो कहानी कैसी होती? या वो जो हम कह रहे हैं कि उसमें वो बच्चा जो है वो विकलांग होता, तो उसकी कहानी कैसी होती? या जो हम कह रहे हैं कि एक राजकुमारी है, ये है, वो है, अगर वो राजकुमारी एक ऐसी अटैक सर्वाइवर होती, तो उसकी कहानी कैसी होती? उसके लिए कुछ अलग से एक चैप्टर लाने की जरूरत नहीं। जब वो टीचर्स को देखते हैं, आज मैं हजारों बच्चों को हर साल पढ़ा रही हूँ, और वो देख रहे हैं कि उनके टीचर ट्रांसजेंडर टीचर हैं, तो अब उनके लिए नॉर्मल है। उनको कभी ये नहीं लगेगा जिंदगी में कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकते, या वो उनका दिमाग खराब होता है, वो सनकी होते हैं, वो एबनॉर्मल होते हैं, या वो परवर्ट होते हैं, ये नहीं आएगा क्योंकि वो देख रहे हैं। तो हमें उनके एक्सपीरियंसेस में, चाहे वो मीडिया में हो या पर्सनल एक्सपीरियंसेस में, ये ये विजिबलाइज करना होगा। और वो हर किस्म के लोगों के लिए, सिर्फ ट्रांस व्यक्तियों के लिए नहीं, वो भी सारे लोग जो समाज में हाशिए पर हैं। साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि इंडिया में सेक्स एजुकेशन का होना कितना ज़रूरी है? आप उसके बारे में बताइए। मुझे तो नहीं लगता कि इसके बारे में इंडियंस को कभी कोई डाउट था। हुँ, हम हमेशा बात करते हैं कि हम वो देश जिसने कामसूत्र लिखा गया, हुँ, जिसमें खजुराहो की मंदिरें हैं और वहाँ का आर्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी हमारे समाज ने इसके ऊपर बात करने से झिझक महसूस की है। हुँ, लेकिन अब वो ऐसे हो गया ना कि हमें लगता है ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। हुँ, ये तो कहीं बाहर से हमारे देश में आ गए, हुँ, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेयर लोग हमेशा रहे हैं, वो हमारे माइथोलॉजी में भी हैं, हुँ, हमारे लिटरेचर में भी हैं। बस ये है कि हमने शायद देखा नहीं उनको हुँ, उस नज़रिए से। तो लोगों को ये लगता है कि हमारे बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है, गलत पढ़ाया जा रहा है, ये वो है। हमारे तो बच्चे सारे संस्कारी हैं। हुँ, हिंदुस्तान में बिल्कुल। अगर आप देखें, टीनेज प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा, हुँ, लेकिन हम सब उसे छुपा देते हैं। उनसे अनसेफ अबॉर्शन करवाते हैं, लेकिन कोई इस बच्चे को ये नहीं कहेगा कि भई आपकी जो फीलिंग्स हैं उनको आप कैसे एक्सप्रेस करो। हुँ, अगर आपको किसी के प्रति रोमांटिक फील हो रहा है, तो कहाँ आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, क्या सही है, क्या गलत है। किसी लड़की को आपको प्रपोज़ करना है, तो उसको आप कैसे प्रपोज़ करोगे? या किसी लड़की को कोई लड़का पसंद है, तो उसको कैसे अप्रोच कर सकती हुँ, है? कैसे डेट करना है? ये कोई नहीं सिखाता, और जब वो नहीं सिखाएँगे तो कहाँ से सीखेंगे? वो फ़िल्मों से सीखते हुँ, हैं, वो इंस्टाग्राम से सीख रहे हैं। हुँ, उसमें से कुछ अच्छा भी सीख सकते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ गलत भी सीख जाए, और बिल्कुल। कहीं न कहीं वो एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी भी वहाँ से वो सीख लेते हैं। हुँ, तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों से हर मुद्दे पे बात हो, हुँ, सिर्फ सेक्स ही नहीं। वहाँ कंसेंट की भी बात हो, वहाँ रोमांस की भी बात हो, बिल्कुल। वहाँ जेंडर की बात हो, डिग्निटी की बात हो, हुँ, है ना? हर चीज़ के ऊपर उनसे वो बात, सक्सेस, फेलियर, इन हुँ, सब मुद्दों पे वो बात होनी चाहिए, हुँ, और कोई भी टॉपिक टैबू नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जब कोई टॉपिक टैबू हो जाता है ना, कि हम इस पे बात नहीं कर सकते हुँ, जी, हमारे घर पे तो ये बात नहीं हो सकती है, हुँ, या हमारे स्कूलों में ये बात नहीं हो सकती, तो वहाँ पे फिर गड़बड़ है। हुँ, वहाँ बच्चा अपनी क्यूरियोसिटी पूरी करने के लिए कहीं न कहीं से उस चीज़ के बारे में पढ़ेगा, और हुँ, वो शायद एक सेफ तरीका ना हो। हुँ। बिल्कुल, आपने सही किया। हम तो सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ तो घरों में पीरियड्स पे हम लोग बात नहीं कर पाते हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल। पीरियड्स आए तो पैड्स नहीं हैं, तो हम लोग पैड नहीं मँगा सकते और घर में कोई महिला नहीं है, तो अपने भाइयों को नहीं कह सकते। तो इस तरीके का वो तौर है ना, वो हम लोगों ने खुद ही घर में एक बना के रख दिया है। तो मैं अब आपसे जानना चाहूँगी कि आप कोविड-19 में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर की ज़िम्मेदारी भी आपको मिली।
तो और आप पहली ट्रांसजेंडर फ्रंट लाइनर भी बनी, तो वो मैम आपका एक्सपीरियंस कैसा था, उसके बारे में बताइए। कोविड का जो वक्त था ना, मैंने 2019 में ही अपना ट्रांजिशन किया था और 2019 खत्म होते होते वो वक्त आ गया कि जब कोविड आ गए थे। तो 2020 का जो टाइम था मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि पहले तो मुझे खुद को कोविड हुआ और मुझे 3 बार हुआ, जिसमें से कुछ दिन तो एडमिट भी रहना पड़ा। और वो एक ऐसा दौर था जहां आप अपनी जिंदगी को, आई थिंक हर कोई टटोल रहा था कि जिंदगी का मतलब क्या है, कहीं दुनिया खत्म हो जाएगी, हम खत्म हो जाएंगे, हम ऐसे ही मर जाएंगे क्या। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही आत्मचिंतन का समय रहा था। तो 2021 में जब वैक्सीन आई, और एज डॉक्टर्स हमने 20 तक तो बहुत सफर किया, क्योंकि कभी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स मर रहे हैं, लोगों के रिश्तेदार मर रहे हैं, एक फिक्र है कि क्या होगा हमारा, है ना, या हमारे जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं उनका क्या होगा। तो 21 में जब वैक्सीन आई, और मैं ऑलरेडी कोविड में काम कर रही थी, और मेरे अस्पताल के जो सुपरिंटेंडेंट थे उन्होंने कहा कि क्या आप ये करना चाहेंगी, आप इसको लीड करना चाहेंगी। तो मैंने कहा बिल्कुल, ये मौका मुझे मिला है और इसको मैं जरूर अच्छे से निभाना चाहूंगी। एंड अंशु से मुझे बहुत विजिबिलिटी मिली। एक तो पहले मैं ट्रांजिशन के बाद वैसे ही बहुत सातवें आसमान पे थी, उसके बाद में एक वैक्सीनेशन सेंटर चलाने का मौका मिला। एंड मेरी ये कोशिश थी कि किस तरह से इसको मैं वर्ल्ड का बेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर बनाऊं और लोगों को ये दिखा दूं कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अगर हम अपॉर्चुनिटीज दें तो वो भी किसी से कम नहीं है। और फिर ये हुआ कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसे कवर किया। मैंने एक ट्वीट किया था एक्चुअली कि क्या मैं हिंदुस्तान की एकमात्र ट्रांसजेंडर व्यक्ति हूँ जो कोई कोविड वैक्सीनेशन सेंटर लीड कर रहा है। और वो ट्वीट वायरल हो गया, क्योंकि सैड पार्ट ये है कि मैं ही अकेली थी। और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसे कवर किया, और उसके बाद में मजे की बात यह है कि कुछ लोग उस सेंटर पे इसलिए वैक्सीन लगाने आते थे क्योंकि उनको मुझसे मिलना था, या उनको फोटो खिंचवाना था, या उनको ये था कि आपके बारे में हमने पढ़ा। एंड मेरी ये कोशिश होती थी कि मैं जितने लोगों से मिल सकूं, बात कर सकूं, अपनी कहानी बता सकूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो कहानियां हैं ये एक बहुत पावरफुल मीडियम है। ये आपकी सोच बदल सकती हैं, और जहां सोच बदलती है आपका व्यवहार बदलता है, और व्यवहार से किसी का जीवन बदल सकता है। बिल्कुल। क्योंकि मैंने भी जब अपनी मदर को मुझे समझाना था कि ट्रांसजेंडर महिला कैसी होती हैं, उनका फ्यूचर क्या होता है, तो मैंने एक शो आता था एनडीटीवी पे, सलाम जिंदगी। उसमें एक ट्रांस महिला है गजल धालीवाल, वो आई हुई थी, उनका इंटरव्यू था, तो मैंने वो दिखाया था। और अब जब गजल मुझसे मिली तब मैंने उनको कहा कि पता है गजल, मैंने आपका शो अपनी मदर को दिखाया था, और अब मुझे ऐसे ट्रांस यूथ मिलते हैं जो कहते हैं उन्होंने मेरा जो स्टॉक अपनी मदर्स को दिखाया। बिल्कुल। तो ये कहानियां हैं, ये जो बातचीत है, ये पॉडकास्ट है, ये एक बहुत पावरफुल मीडियम है जो समाज को आहिस्ते आहिस्ते एक बेहतर समाज बना रही है। साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे कि मतलब हमारे समाज में अगर कोई जैसे नीची जात का है या मतलब कोई उससे थोड़ा ऊपर बिलोंग करता है, तो उनको बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता है। तो क्या ट्रांसजेंडर वुमेन को एजुकेशन हो या जॉब हो, क्या उनको बराबर का अधिकार मिलता है, या सरकार की तरफ से उनके लिए कोई कोटा है कि वहां पे जाके वो लोग अपना हक ले सकें, अपने भविष्य के लिए आगे अपनी जिंदगी आसानी से जी सकें, ऐसा कुछ है? हाँ, काश ऐसा हो पाता, लेकिन फिलहाल तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट हमने कहीं ना कहीं ये अपने आप को सीमित कर दिया है कि देखिए ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है भाई, हमारे माइथोलॉजी में हम मानते हैं, रामायण में, महाभारत में, लेकिन हम कहते हैं आपको एक्सेप्टेंस मिलेगा लेकिन आप यही काम कर सकते हो कि ठीक है, आप जो है बस्ती बधाई कर सकते हो, आप घर घर कहीं बच्चा पैदा हुआ वहां जाके ढोल बजा दो, गाना गा दो, आपको 5-10 हजार मिल जाएंगे। आप ट्रेन में भीख मांग सकते हो, सिग्नल पे भीख मांग सकते हो, एक्सेप्टेबल है, हम कोई उसमें परेशान नहीं हो रहे हैं। सेक्स वर्क भी हो रहा है और पुरुष ही जा रहे हैं उनके पास। लेकिन वही अगर ट्रांसजेंडर व्यक्ति कोई डॉक्टर बन जाए तो कितने लोग उनसे इलाज कराना चाहेंगे। वो अगर टीचर बन जाए तो कितने लोग चाहेंगे कि उनके बच्चे उनसे पढ़ें। या अगर कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो है वो जज बन जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए, कल को देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाए,
तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको हम हर ऑक्यूपेशन में आज़ादी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ़ मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो, आप फैशन डिज़ाइनर ही बन सकते हो या बॉलीवुड में ही काम कर सकते हो। तो आज की डेट में तो ना रिज़र्वेशन है, ना इक्वल अपॉर्च्युनिटी है और कहीं न कहीं उसी की लड़ाई जो है वो हम सब लड़ रहे हैं कि रिज़र्वेशन हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इक्वल अपॉर्च्युनिटी ज़रूर मिले और अगर इक्वल अपॉर्च्युनिटी रिज़र्वेशन के थ्रू मिलती है तो वो भी चाहिए। अगर भारत में नेशनल ट्रांसजेंडर वुमन हेल्थ पॉलिसी होती, तो आप ऐसी कौन-सी 3 चीज़ उसमें ऐड कराती, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो जिस पे मैं ज़रूर काम करना चाहूँगी वो ये है कि जो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग हो रही है, जो मेडिकल स्कूल में जो एक बच्चा 17-18 साल में आता है डॉक्टर बनने के लिए, उस वक़्त उसको सही ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है, सही जानकारी देनी ज़रूरी है, क्योंकि 5 साल बाद यही व्यक्ति जो है वो डॉक्टर बन के ट्रांसजेंडर लोगों का इलाज करे। अब देखिए जो बूढ़े-बूढ़े डॉक्टर हैं ना, उनसे तो मैं उम्मीद हार चुकी हूँ कि उनको तो अब मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जो नई पीढ़ी है अगर वहाँ से हम बदलाव ला सकें, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप होगा। दूसरा ये होगा कि जो व्यक्ति अपना ट्रांज़िशन करना चाहते हैं, अपने शरीर को बदलना चाह रहे हैं अपनी पहचान के मुताबिक, उनके लिए सेफ और ईज़िली एक्सेसिबल जो है सस्ती या फ्री जो है सेवाएँ वो गवर्नमेंट अस्पतालों में मिलनी बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ द सेकंड थिंग। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए हम कुछ भी हो हम अंत में इंसान हैं। हमें भी बुखार आता है, दस्त होते हैं, कैंसर होता है, बीपी, शुगर ये सब होता है। तो जो सुविधाएँ बाकी लोगों के लिए अवेलेबल हैं, वो सारी हमें मिले। अब मुझे किसी अस्पताल में जाना है, तो ये नहीं होना चाहिए कि जो हमारे बाकी ट्रांसजेंडर भाई-बहनों के साथ हो जाता है कि उनको दरवाज़े पे ही रोक दिया जाता है। उनको लगता है अरे इनको अस्पताल में छोड़ देंगे, बच्चे उठा के चोरी करके ले जाएँगे। उनको गार्ड वहीं रोक दें। तो ये किस तरह से हम एक सिस्टम ऐसे बनाएँ कि वो सभी के लिए जो है वो एक्सेप्टेबल हो। तो ये तो मेरी 3 विश लिस्ट रहेंगी। लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर हमारे समाज में ट्रांसजेंडर महिला के प्रति या मतलब जो भी एलजीबीटी कम्युनिटी के प्रति समाज में एक बदलाव लाना चाहें, तो वो बदलाव क्या होगा जो आप समाज में लाना चाहेंगी? अगर मैं एक आम समाज की बात करूँ और तो मेरी बहुत ज़्यादा उम्मीदें आज के यूथ से हैं। और मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि जो यंग जनरेशन है वो बहुत ओपन माइंडेड है। वो एक खुली सोच रखती है और वो बदलाव ला सकती है। हम उनको कई बार जेन ज़ी बोलते हैं कि अरे ये जेन ज़ी लोग हैं, इनको कुछ मतलब होश नहीं है ना? बट जेन ज़ी बदलाव ला रहे हैं आज भी, सरकारें भी चेंज कर रहे हैं एंड आई थिंक वही लोग समाज भी चेंज कर सकते हैं। और ये जेन ज़ी सिर्फ जेन ज़ी नहीं है, इसमें ट्रांसजेंडर बच्चे भी हैं, इसमें ट्रांसजेंडर यूथ भी हैं। तो हम सोशली स्पेशली बच्चों के लेवल पे किस तरह से एक वेरी एक्सेप्टिंग समाज बना सकें, जहाँ हर किसी के लिए जगह हो। क्योंकि वो जो बचपन का होता है ना, लोग कहते हैं मेरे को अपने बचपन के दिनों में वापस जाना है। मैं कभी नहीं कहती मुझे अपने बचपन के दिनों में वापस जाना है क्योंकि मुझे उसमें कोई खुशी नहीं मिली थी। लेकिन आई विश क्योंकि अब वो वक़्त तो मेरे लिए वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो ट्रांसजेंडर बच्चे आज के दौर में हैं, वो कैसे खुश रहें। तो समाज किस तरह से हर एक को एक्सेप्ट करे और स्पेशली अगर ट्रांसजेंडर या क्वेयर बच्चा है तो उसको किस तरह से वो सपोर्ट मिले कि वो अपने आप को समझे, एक्सप्लोर करे और वो जैसे उसे छुपाने की ज़रूरत ना पड़े। मैं कहती हूँ कि एक गार्डन है, इसमें हर किस्म के फूल हैं, कोई किस कलर का है, कोई किस शेप का है, आपको सबको एक्सेप्ट करना है, उनको खिलने का मौका देना है, उसके बाद वो बहुत अपनी जो है वो खुशबू फैलाएँगे पूरी दुनिया में। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बातचीत करके और लास्ट में मैं अपने हर एक गेस्ट से पूछती हूँ कि आपके मन में मेरे प्रति कोई सवाल है या मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। मैं काफ़ी समय से अंशु आपके लिए एक सवाल सोच रही थी और ये थी कि कभी आपको लगता है पॉलिटिक्स में जाने की? क्योंकि पावर तो देखिए वहीं पे है बिल्कुल। ना? और मुझे लगता है कि वो पावर जब आपके पास हो तो काफ़ी आप चेंज जो आपको लगता है समाज में लाना चाहिए, वो आप ला सकते हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बने, तो आप कौन से 1-2 चेंज जो है वो ज़रूर लाना चाहेंगे? फिलहाल तो मैं पॉलिटिक्स में जाने का मैंने सोचा नहीं है, अगर कभी ऐसा मौका मिलता तो मना भी नहीं करूँगी, वैसा वाला है। और बदलाव की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बदलाव ला नहीं सकते क्योंकि हमारा जो यूथ है या हमारा जो समाज है, वो बदलना ही नहीं चाहता है क्योंकि
मैं कह दूँ जैसे मेरे ऊपर एसिड अटैक का क्राइम हुआ, मैं कह दूँ कि मैं सबसे पहले एसिड को बैन करूँगी। तो अगर किसी के मन में किसी को हार्म पहुँचाने का उसने ठान लिया कि मुझे इसको नुकसान पहुँचाना है, तो वो किसी और चीज़ से पहुँचाएगा। तो इसलिए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ समाज में बदलाव नहीं ला सकती। जो बदलाव ला सकते हैं वो बच्चे ला सकते हैं, क्योंकि बच्चे को हम जैसा बताएँगे वो बड़े होके वो वैसा ही सीखेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम और आप बदलाव नहीं ला सकते, जो बच्चे अब पैदा हो रहे हैं, वो बदलाव ला सकते हैं। बहुत खूब एंड मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ इस मामले में कि जो न्यू यंग जनरेशन है, जो अभी मैं कहती हूँ ना अनकरप्टेड है, अनपॉल्यूटेड है, उनके उनके साथ हम उनको एक ऐसा माहौल दें कि वो जो है वो बदलाव ला सके। एक आखिरी सवाल और पूछ हाँ, सकते हाँ, हैं? एकदम। प्रेम का क्या डेफिनेशन है आपके लिए? मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम बहुत खूबसूरत चीज़ है आपकी ज़िंदगी में। अगर आपके पास प्रेम है, तो आपको सब अच्छा-अच्छा लगता है, और आपके पास प्रेम नहीं तो ऐसा लगता है कि जीने का कोई मतलब नहीं है। और जो मैं कमी आज भी महसूस करती हूँ, वो प्रेम सिर्फ़ ये नहीं है कि एक साथी का ही हो। वो प्रेम आपकी माता से भी मिल सकता है, आपके पिताजी से भी मिल सकता है, आपके दोस्तों से भी मिल सकता है, एक एक एनिमल से भी मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन आजकल हम लोग प्यार देना भूल गए हैं, और हमें पता ही नहीं कि हमें प्यार किससे करना है, कैसे करना है और प्यार किसको कहते हैं। बस ये है कि अगर हमने इसको बोला कि ये हमें पसंद है, तो हमें चाहिए, और उनकी नज़रों में वही प्यार है। लेकिन मेरी नज़रों में ये प्यार है कि आज मैं आपके सामने बहुत प्यार से बात कर पा रही हूँ, बहुत अच्छे से और शांति के साथ बात कर पा रही हूँ, तो मेरी आँखों में ये भी एक खूबसूरत प्यार है। तो मेरे लिए यही डेफ़िनेशन है। बहुत खूबसूरती के साथ आपने बताया अंशु एंड मैं हमेशा ये कहती हूँ कि प्रेम हर फॉर्म में बहुत अच्छा है, लेकिन एक उसका बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्म है, वो है जो आप खुद से प्रेम करें। क्योंकि मैं सुसाइड के ऊपर काम करती हूँ और सुसाइड प्रिवेंशन के ऊपर काम करती हूँ और मैं खुद उस एक्सपीरियंस से गुजर चुकी हूँ। तो कभी-कभी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो इंसान उस राह से गुज़र रहा होता है, उसने अपने आप से प्रेम करना छोड़ दिया है। लेकिन आज की डेट में मैं अपनी फ़ेवरेट हूँ। तो मैं अपने आप से तो खूब प्यार करती हूँ। तो थैंक यू सो मच अंशु कि आपने मुझे बुलाया और आपने 1-2 सवाल के हमारे और जवाब दिए। मैं कोशिश करूँगी और ये दुआ करूँगी कि मुझे और आपसे सवाल पूछने के मौके मिले। बिल्कुल, बिल्कुल, एनी टाइम जब भी आपका मन करे, या फ़ोन कॉल पे कभी भी, या आपने जैसा हमने डिस्कस किया था कि आप मेरा बिल्कुल, वी शुड पॉडकास्ट हैव करेंगी, दैट, यस। तो मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, और आई होप हमारी बातचीत ऑडियंस को बहुत पसंद आई होगी। हम फ्यूचर में भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच थैंक मैम। यू सो मच अंशु। थैंक यू मैम।